यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। महाराष्ट्र में सरकार चला रहे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के बेटे और इस समय शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने जिस तरह से प्रदेश में काम करना शुरू किया है और उनके एक उनके बड़े अच्छे कारीगर संजय राउत ने जिस तरह से स्टेटमेंट देने शुरू किए हैं और बीएमसी और जैसे काम कर रहे हैं वो काबिले तारीफ़ है साहब। ऐसा देखकर जब कंगना रनावत और रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ जिस समय स्टेटमेंट देते हैं तो ऐसा लगता है कि इनको सैल्यूट करना चाहिए। इस समय कंगना रनावत के खिलाफ, एक नारी के खिलाफ जिसने भ्रष्टाचार की एक आवाज़ उठाई कि भाई किस तरह से आप मुंबई को ट्रीट करना चाहते हैं, किस प्रकार से आप महाराष्ट्र में तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, उसकी एक स्टेटमेंट मात्र से कि आपने क्या पीओके बनाया। महाराष्ट्र सरकार ने जिस प्रकार स्टेप लेना शुरू किया, उनका घर तोड़ना शुरू किया, उनका ऑफिस तोड़ना शुरू किया और उनको हरामखोर या जो भी ऐसे स्टेटमेंट करने शुरू किए, उसके बाद उनको नोटिस करना शुरू किया। वो महिला हिमाचल प्रदेश से बड़ी दिलदारी से सीना फाड़कर, सीना तान कर महाराष्ट्र में घुसी और आप सबको जवाब दिया। उसके बाद आपने उनके खिलाफ बहुत सारे मुकदमे दाखिल करने शुरू कर दिए। अभी कंगना रनावत के खिलाफ कुछ नई एफआईआर दर्ज कर दी गई कि कंगना रनावत ओवर स्मार्ट स्टेटमेंट दे रही हैं। वो पुलिस डिफेक्शन लॉज में अर्णब गोस्वामी एंड कंपनी बड़ी स्टेटमेंट दे रही। पुलिस पर प्रश्न करना, प्रशासन पर प्रश्न करना, मुझे नहीं लगता कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में मना किया जा सकता है। आप देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार है, मथुरा का हाथरस का केस फर्जी घुमाकर कहाँ ले जाया गया, किस प्रकार से एक दुश्मनी के मामले को रेप केस में कन्वर्ट कर मीडिया ने प्रेजेंट किया और दुनिया भर को बरगलाया और संसार भर में ह्यूमन राइट कमीशन और ये वो बहुत कुछ किया, लेकिन योगी सरकार ने मीडिया के लिए आधा स्टेटमेंट नहीं दिया। उन्होंने अपना काम किया और दूध का दूध पानी का पानी किया और मीडिया का बोलना अपने आप स्वाभाविक चुप हो गया। उत्तर प्रदेश सरकार की योगी सरकार लगातार कहती है कि आप हमारी कमियां बताइए, हम सुधार करेंगे। केंद्र की मोदी सरकार कहती है कि आप हमारी कमियां बताइए, हम सुधार करेंगे। इतना जरूर वो कहते हैं कि आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के लिए हमारे पास आने से पहले, हमसे क्वेश्चन करने से पहले होमवर्क होना चाहिए। ये योगी जी भी कहते हैं, मोदी जी भी कहते हैं। नतीजा निकला कि आप समझ लीजिए कि 12 साल गुजरात में सरकार चली मनी मोदी जी की और मीडिया छोड़ दीजिए, क्या कौन नहीं पीछे पड़ा। लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से अपना कार्य करते रहना स्वीकार किया और ये कहा कि ये डेमोक्रेसी है, मीडिया की स्वतंत्रता है, इस डेमोक्रेसी में हालांकि हमारे जैसे लोग बहुत कुछ योगी जी और मोदी जी से कभी कभी नाराज हो जाते हैं कि आप एक्शन क्यों नहीं लेते, ऐसे उल्टे सीधे ये करते रहते हैं। लेकिन माननीय मोदी जी का ऐसा कहना कि इनका कहना अधिकार है और निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छुपाए, आंगन में कुटी छवा कर, यानी कि आंगन में उसकी झोपड़ी डालकर उसको रखिए ताकि आप निकलते बैठते वो आपको कुछ ना कुछ कहे और आपको ये याद रहे कि हमारा फर्ज क्या है, हमारा रोल क्या है, हमको क्या करना चाहिए, हमको क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार रिपब्लिक टीवी ने उस समय सोनिया गांधी के खिलाफ एक इशू उठाया, जिस समय रिपब्लिक टीवी ने पालघर का केस उठाया, क्या नहीं उठाना चाहिए था? जिस प्रकार रिपब्लिक टीवी ने कंगना रनावत का केस उठाया, नहीं उठाना चाहिए था? जिस प्रकार रिपब्लिक टीवी ने सुशांत सिंह राजपूत, एनसीबी का मामला या रिया चक्रवर्ती का मामला और इस तरह के जो मामले वहां पर हुए, क्या जर्नलिज्म का अधिकार नहीं है कि वो ऐसे स्टेटमेंट दे? हाँ, मैं मानता हूं कि हमारे यहाँ जो जर्नलिज्म है उसमें हम कभी अपनी लिमिट क्रॉस करते हैं। राजदीप सरदेसाई जैसे लोग लिमिट क्रॉस नहीं करते, वो लिमिट ही खत्म कर देते हैं, अनलिमिटेड चले जाते हैं और उनको अमेरिका में भी कुछ लोग थप्पड़ उप्पड़ मार ही देते हैं। विनोद दुआ जैसे लोग बहुत कुछ गड़बड़ करते रहते हैं और स्वतः फंसते रहते हैं।
लेकिन जिस प्रकार उद्धव ठाकरे सरकार ने कंगना रनावत के खिलाफ एक्शन लेना शुरू किया या रिपब्लिक टीवी के खिलाफ एक्शन लेना शुरू किया, आप समझ लीजिए रिपब्लिक टीवी के बहुत सारे पत्रकारों पर कल एफआईआर इस बात के लिए हो गई कि वो पुलिस से क्वेश्चन करते हैं, पुलिस के कारनामे बाहर लेकर आते हैं, पुलिस के एक्शन पर सवाल करते हैं। कभी आपने सुना है कि पुलिस के जो कर्म हैं उनको कोई मीडिया एक्सपोज करती है और उसके खिलाफ मुकदमे होते हैं सिर्फ इस बात के लिए कि पुलिस को एक्सपोज? और कब का कानून? 1928 का एक 1922 का एक कानून ढूंढ लाए महाराष्ट्र के लोग, महाराष्ट्र की सरकार, और उन्होंने रिपब्लिक टीवी के खिलाफ कर दिया। मैं प्रसन्न हूं कि दोनों ही अभी तक बैकफुट पर नहीं गए। कंगना रनावत ने तो वो ज़िद्दारी से कल जो स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने कहा कि मैं इंतज़ार कर रही हूं कि आप मुझे जेल भेजें, आप मेरी गिरफ्तारी करें, और हमारी गिरफ्तारी का कोई मीनिंग बनता है। तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र ने अपने लिए दो स्वाभाविक लीडर्स तैयार कर लिए। अगर इन दोनों के पास कोई काम नहीं होगा तो ये स्वाभाविक लीडर महाराष्ट्र के बन गए, एक कंगना रनावत, दूसरे अर्णब गोस्वामी। अगर फिल्में में नहीं मिलती, काम नहीं मिलता, तो कंगना रनावत अपने आप एक स्वाभाविक राष्ट्रवादी महिला होने के नाते, जिस प्रकार वो ड्रैकोनियन लॉस के खिलाफ, ड्रैकोनियन जो वहाँ व्यवस्था है उसके खिलाफ जिस प्रकार से वो अकेली खड़ी लड़ रही हैं, वो लड़ाई उनको देश का एक सभ्य नागरिक घोषित करती है और देश में वो अग्रणी महिला है ऐसा पूरा देश घोषित करता है। उन्होंने कहा है कि कहां है ये अवैध वापसी गैंग, कहां है इनटॉलरेंस गैंग, @आमिर खान लिखा है। कंगना जी, शायद आपने नहीं देखा होगा कि आमिर खान जो ये कह रहे थे कि इनटॉलरेंस फील हो रहा है, देश में बड़ा बुरा फील हो रहा है हमारे लिए, मेरी पत्नी कह रही है अब देश रहने लायक नहीं बचा, वो साहब नया ठिकाना ढूंढ रहे हैं टर्की में। वो टर्की की प्रथम महिला के साथ बैठक कर रहे थे, वहाँ एक मूवी करने के लिए गए जिस देश के साथ भारत की कट्टर दांत कांटे की चल रही, क्योंकि वो पाकिस्तान के साथ खुला खड़ा है, वो इस्लामिक टेररिज्म के साथ खुला खड़ा है, वो देश जिसको मोदी जी लगातार सभ्यता का पाठ कुछ ना कुछ किसी न किसी प्रकार से बता रहे हैं। वहाँ टॉलरेंस बहुत है, वहाँ बड़ी शांति है, बड़ी शांति। जिन्होंने 1500 साल केवल मारकाट की है प्रॉफिट मोहम्मद के बाद, जिन्होंने सिर्फ हत्याएं की, ऑटोमन अंपायर खड़ा किया, वो लोग वहाँ उस देश में बड़ी टॉलरेंस है और उस टॉलरेंस की वजह से आमिर खान को वहाँ बड़ा अच्छा लग रहा है। उन्होंने अपना एक घर वहाँ ढूंढ लिया है ऐसा लगता है, इसलिए वो अभी स्टेटमेंट देने के योग्य नहीं है। वो भारत के लिए अब विचार त्याग चुके हैं कि उनको भारत में रहना है, उनको अब टर्की में लगता है रहना है, इसलिए वहाँ पर वो एक नया कुछ घराना देख रहे हैं, इसीलिए वो वहाँ के राष्ट्रपति के या वहाँ के प्रमुख प्रथम महिला के पास वो आजकल बैठकें कर रहे हैं। मुस्लिम कैरेक्टर है, महिलाओं के साथ तो आप समझते हैं कैसा व्यवहार करते हैं और करना चाहिए, वैसा वो कर रहे हैं। दूसरा, आपने कहा कि कहाँ है अवार्ड वापसी गैंग? अवार्ड वापसी गैंग होगा कहाँ, वो तो सब अवार्ड वापस कर चुका है। आपने तीसरा कहा कि कहाँ है वो मोमबत्ती गैंग? अरे भैया, अब चाइना से मोमबत्ती बनकर आती थी, वो मोमबत्ती सप्लाई खत्म हो गई है, मोदी जी ने आह्वान कर दिया दिया जलाओ। कल उन्होंने बिहार की रैली में भी कहा कि दिया जलाइए, स्वदेशी का इस्तेमाल करिए, अब दिए जलाए जाएंगे। जो दिवाली पर ओरिजिनल चीज जलती थी, अब मोमबत्ती और ये झालरबाजी खत्म हो गई, क्योंकि चाइना से इस समय गड़बड़ चल रहा है। इसलिए मोमबत्ती गैंग बेचारा दिया लेकर नहीं चल सकता है, दिया लेकर चलेगा तो वो कहीं ना कहीं हिंदू कहलाएगा, और मोमबत्ती लेकर चलते थे वो तो वो सेकुलर गैंग कहलाता था, सूडो सेकुलर गैंग कहलाता था। तो अभी वो मोमबत्ती नहीं दिखाने वाले हैं। अवार्ड वापसी वालों का बेचारों का खेल खत्म हो चुका है। इनटॉलरेंस गैंग पता नहीं कहाँ चला गया है, वो विदेशों में है। और जो लोग फासिज्म की बात कर रहे थे कि मोदी जी फासिज्म हैं, वो फांसीवादी लोग मोदी जी ने पहले ही खत्म कर दिए हैं, तो अब आपके साथ कैसे खड़े हों? उनका तो जी साईं राम, साईं बाबा जैसे लोग जो अर्बन नक्सल हैं वो जेलों में पड़े हुए हैं, कैसे रोड पर निकलें, कैसे बाहर निकल कर आपको सपोर्ट करें? क्योंकि आप राष्ट्र के लिए बोल रही हैं ना, आप देश के लिए बोल रही हैं। जो देश के लिए बोल रहा है उनके लिए ये लोग जितने भी हैं
ये उनके लिए काम नहीं करते, ये उनके लिए वॉइस नहीं उठाते। इसलिए अभी मुझे लगता है कि आपको भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि ये बेचारे सारे हाशिए पे पड़े हैं। मोदी की सरकार बनी हुई है भाई, महाराष्ट्र में जो सरकार चल रही है वो भी कुछ दिन की ही मेहमान बची है। वहाँ उद्धव ठाकरे तो केवल चेहरा लगाए हैं, मुखौटा लगाए हैं। हकीकत तो ये है कि वहाँ कांग्रेस और एनसीपी बैठी हुई है, और उद्धव ठाकरे आप कांग्रेस और एनसीपी के उसमें दायरे में आ चुके हैं। जैसे दुर्योधन के साथ महाभारत के युद्ध में संसार के सारे पापी इकट्ठे हो चुके थे, वैसे ही इस महाभारत में, महाराष्ट्र की महाभारत में पापी सब इकट्ठे हो चुके हैं और ये पांडवों का युद्ध चल रहा है। आप उसमें एक प्रमुख भूमिका में खड़ी दिखाई पड़ रही हैं, रिपब्लिक टीवी खड़ी बड़ी भूमिका में दिखाई दे रहा है। इसलिए कंगना रनावत के खिलाफ ये होना स्वाभाविक है। आपका कहना बिल्कुल ठीक है, जैसे झांसी की रानी का किला तोड़ा गया था वैसे ही आपका घर तोड़ा गया, और जैसे वीर सावरकर को जेल भेजा गया था वैसे ही आपको जेल भेजने की तैयारियां इन एफआईआरों से हो रही हैं। छोटी छोटी बातें आप सोच के देखो। महाराष्ट्र सरकार अब उतर आई है, सेक्शन 107 का नोटिस रिपब्लिक टीवी को दिया। 107-17 हम सब जानते हैं उसमें कुछ नहीं होता, और कोई पावर नहीं है उसमें, कोई ऑफेंस नहीं होता, तो महाराष्ट्र सरकार के पास कुछ नहीं बचा तो 107 का ही ऑर्डर कर दिया उन्होंने। आप समझ सकते हैं कि कितना किस किस प्रकार से कानूनन दिवालिया हो चुकी है। उसके पास शक्ति छोड़ दीजिए, उसको अब बुद्धि भी नहीं बची। वो सीबीआई का जुरिडिक्शन रोक रहे हैं। वो आजकल ये कह रहे हैं कि कैसे हम सीबीआई को रोकें, हम ये कोशिश करेंगे। टीआरपी केस में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन ना करे, होम मिनिस्टर कह रहा है हम घुसने नहीं देंगे। आप सोचिए कि हमारे देश में सेंट्रल एजेंसियां जो भ्रष्टाचार के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर रही हों, उनको वो घुसने नहीं देंगे। आपको भी घुसने नहीं देंगे, आपको भी उन्होंने बोला कि नहीं घुसने देंगे। कैसे हरामखोर ऐसा स्टेटमेंट दे देंगे। लेकिन आप काबिले तारीफ है कि आप राज्य में घुसे और घुसने के बाद उनको उनकी भाषा में उनको जवाब देकर वापस भी आ गए। और आपको सैल्यूट करता हूं कि आप डर नहीं रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि वो कौन से चार्ज में, कौन से द्रोह में आपकी गिरफ्तारी करते हैं, और गिरफ्तारी करने के बाद आपको वो कालापानी देते हैं, इसका इंतज़ार मुझे भी है। लेकिन जिस प्रकार से एग्जीक्यूशन की प्रॉब्लम महाराष्ट्र में दिखाई दे रही है, और जिस प्रकार से वो एक नया जम्मू कश्मीर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, एक नया स्टेटस बनाने का प्रयास कर रहे हैं, अलगाववाद की तरफ बढ़ गए हैं। ऐसा लगता है कि वो अलग महाराष्ट्र बनाएंगे, देश से अलग, राष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र। आप सोच सकते हैं, राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र है, भारत राष्ट्र है, और राष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र, और उस महाराष्ट्र में महाबली शासक। कुछ तो ऑनर करना चाहिए कि राष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र का शासक बाहुबली अपने आप को बता रहा है, तो उसकी जो फड़कती भुजाएं हैं उन भुजाओं का वो इस्तेमाल कर लेगा, भले ही आप उनसे न डरें। थैंक यू वेरी मच। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।